हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी है ए बोर्न टू पिक। दोस्तों, ये मूवी अरोरा टी गार्डन टीवी सीरीज का सबसे पहला पार्ट है जिसमें अरोरा ने अपना सबसे पहला केस सॉल्व किया था। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की स्टार्टिंग होती है एक लाश को दिखाते हुए जिसे कोई मिट्टी में दफना देता है और इसी के साथ मूवी 2 साल बाद में शिफ्ट होती है। इधर हम एक खास तरह के रियल मर्डर क्लब को देखते हैं। यहाँ अरोरा इस क्लब के सभी मेंबर्स को एक असल क्राइम स्टोरी नरेट कर रही थी और इसे ये सभी बड़े ही गौर से सुन रहे थे। अरोरा बताती है कि 50s के जमाने में एलेनोर और एडवर्ड नाम के 2 लोगों का मर्डर हुआ था। पुलिस को आखिर तक पता नहीं चल पाया कि दोनों की हत्या किसने और क्यों की थी, लेकिन मैं जानती हूँ और मेरा ऐसा मानना है कि उन दोनों की हत्या इस लेडी ने की थी और इसके पीछे का रीजन भी मैं जानती हूँ। इतना कहते ही सीन कट होता है और सारे क्लब मेंबर्स वहाँ से जाने लगते हैं। इस क्लब का प्रेसिडेंट जॉन नाम का आदमी था जो कि खुद डिटेक्टिव और मिस्ट्री जैसी चीजों पर इंटरेस्ट रखता है। तभी जाते वक्त अरोरा को एक ओल्ड लेडी मिस जेनी कहती है, आपने काफी अच्छी प्रेजेंटेशन दी, कहीं आपने इसके लिए ओलिवर टेनेट की बुक से तो इंस्पिरेशन नहीं ली? अरोरा कहती है, नहीं, हाँ मैंने इस बुक के बारे में सुना तो था लेकिन ये बुक मुझे कहीं नहीं मिली। आंट जेनी कहती है, उसकी एक कॉपी मेरे पास है, तुम चाहो तो मुझसे कल आकर ले सकती हो। उसमें भी ओलिवर ने सेम बात कही है कि किसी भी मर्डर केस में डिटेक्टिव को विमेंस पे सबसे कम शक जाता था, जिस कारण से पुराने जमाने में औरतें क्राइम करके बच जाती थी। इस बुक के बारे में सुन अरोरा काफी एक्साइटेड होती है, तो इसलिए जेनी अरोरा को बुक देने कल सुबह 3 बजे बुलाकर वहाँ से चली जाती है। अब अगली सुबह अरोरा ठीक 3 बजे आंट जेनी के घर पहुंचती है। तब जेनी अरोरा से कहती है, मैं भी तुम्हारी तरह एक लाइब्रेरियन थी और मैंने यहीं इसी कमरे में रहकर बहुत सारी मिस्ट्रीज बुक्स पढ़ी हैं। इतना कहकर जेनी अरोरा को वो बुक दे देती है जिसके लिए उसने अरोरा को बुलाया था। अरोरा कहती है, मैं आपको ये बुक 1 हफ्ते बाद लौटा दूंगी, लेकिन जेनी कहती है, तुम ये बुक हमेशा के लिए अपने साथ रख सकती हो और मेरा रहस्य भी। तो यहाँ आंट जेनी के कहने का मतलब अरोरा को ठीक से समझ नहीं आता। शाम को अरोरा जब वो बुक पढ़ रही होती है तभी अरोरा से मिलने सैली उसकी बेस्ट फ्रेंड आती है। सैली आते ही आंट जेनी के बारे में बात करने लगती है। अरोरा कहती है, हाँ मैं उनसे आज दोपहर को ही मिली थी, उन्होंने मुझे बुक भी दी है। सैली कहती है, वो बात नहीं है, असल में आंट जेनी की डेथ हो चुकी है। इसे सुन अरोरा एकदम से रुक जाती है और अगली सुबह ही हम मिस जेनी का फ्यूनरल देखती हैं। असल में जेनी हार्ट अटैक से मरी थी। यहाँ अरोरा और सैली फ्यूनरल में आए मेहमानों के बारे में बात करने लगती हैं, जैसे मिस्टर मैकन जो कि सैली की रिपोर्टिंग टीम के एडिटर थे, वो भी इधर आए थे, जबकि उनका आंट जेनी की डेथ से कोई खास ताल्लुक नहीं था। इस फ्यूनरल में जेनी के नेबर मार्सिया, उसका हस्बैंड टॉरेंस और एक लेडी आई थी। सैली बताती है, इस लेडी का नाम मिस राइली है और ये इस शहर में काफी फेमस है। दरअसल इनका हस्बैंड एक सुबह कुछ खरीदने बाहर गया और फिर वापस कभी नहीं लौटा। दरअसल वो राइली को धोखा देकर कहीं भाग गया। तो इसके बाद अरोरा जब फ्यूनरल से निकल रही होती है तभी वहाँ अरोरा से मिलने एक लॉयर आता है। लॉयर अरोरा को बताता है कि मिस जेनी ने अपनी मौत से पहले मुझे आपको एक जरूरी बात बताने कही थी। असल में मिस जेनी का कोई करीबी रिश्तेदार नहीं था और इसलिए उन्होंने अपनी जायदाद की इकलौती मालकिन आपको बना दिया है। अब उनका घर, पैसा और मकान सब आपका है। अरोरा कहती है, आप मजाक कर रहे हो। लॉयर कहता है, हम लॉयर्स का एक असूल है, हम पैसों के मामले में कभी मजाक नहीं करते। अरोरा कहती है, लेकिन मैं तो उनसे सिर्फ कुछ हफ्ते पहले ही मिली थी और हमारी ठीक से मुलाकात कल सुबह हुई थी, तो वो इतनी जल्दी मुझे अपनी जायदाद का वारिस कैसे बना सकती हैं? इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। लॉयर कहता है, पर अब ऐसा हो चुका है। ऐसा कहकर लॉयर अरोरा को आंट जेनी के घर की चाबी देता है। आगे जब अरोरा ये सारा हादसा अपनी फ्रेंड सैली को बताती है तो सैली को भी इस पर यकीन नहीं होता और अब अरोरा फैसला करती है कि वो आज शाम को ही अपना नया घर देखने जाएगी। फिर इसके बाद अरोरा रात में उसी घर को देखने जाती है तो इस घर में सामान काफी हद तक बिखरे हुए थे। इससे अरोरा को पता चलता है कि इस घर में कोई है, लेकिन इससे पहले अरोरा कुछ और समझ पाती उतने में ही एक अनजान आदमी अरोरा को धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है और यहाँ अरोरा को पता लगता है कि वो आदमी खिड़की का कांच तोड़कर अंदर घुसा था। आगे पुलिस वहां आकर उस घर के पड़ोसियों यानी टॉरेंस और उसकी वाइफ मार्शिया से तहकीकात करती हैं कि क्या उन्होंने जेनी के घर का कांच टूटते वक्त कोई आवाज सुनी थी। तो मार्शिया बताती है, दरअसल उस वक्त हमारे घर का म्यूजिक काफी लाउड था तो इसलिए हमें कुछ सुनाई नहीं दिया होगा और उस वक्त तो टॉरेंस भी अपनी मीटिंग के लिए घर से बाहर गए हुए थे। तो इस बात पर टॉरेंस भी हाँ करता है।
इसे सुन ऑफिसर आर्थर कहता है, ये तो ठीक 1 साल पहले जैसा हुआ था वैसा ही हो रहा है। अरोरा पूछती है, 1 साल पहले क्या हुआ था? तो आर्थर अरोरा को उसके घर में लाते हुए बताता है कि 1 साल पहले भी यहाँ अड़ोस पड़ोस के 4 घरों से किसी अनजान आदमी के घुसने की कंप्लेन आ रही थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो आदमी सिर्फ घर को अस्त व्यस्त करके वहाँ से चला जाता था और कोई भी चीज घर से चोरी नहीं किया करता था। इसलिए हमने इस केस को ज्यादा सीरियस नहीं लिया और अब ठीक 1 साल बाद फिर से वैसे ही केस दोबारा से देखने को मिल रहे हैं। अरोरा कहती है, शायद वो आदमी किसी चीज की तलाश कर रहा है और आज रात उसे ही तलाशने वो यहाँ मेरे इस घर में आया था। लेकिन आर्थर अरोरा को इस बारे में सोचने पर मना करता है और उसे हिदायत देता है कि वो आज रात आंट जैनी के घर की जगह अपनी मॉम के घर जाकर सोए। तो अरोरा भी वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह अरोरा फिर से जैनी के घर में थी और फोन में सैली से बात कर रही थी। अरोरा को कुछ चीजें काफी अजीब लग रही थी, क्योंकि एक तो अचानक से आंट जैनी ने अपनी जायदाद उसके नाम छोड़ दी और दूसरा कल रात को ही जैनी के घर कोई आदमी कुछ ढूंढने घुस आया था। पता नहीं वो क्या चीज होगी। ऐसा कहकर अरोरा जैसे ही काउच में अपना हाथ रखती है वैसे ही उसे याद आता है कि मिस जैनी ने उससे बात करते वक्त इसी काउच पर अपना हाथ फेरा था। अब अरोरा फोन रखकर उस काउच को हटाती है और उसके नीचे उसे एक स्कल यानी एक इंसानी खोपड़ी मिलती है। आगे अरोरा इस स्कल के ऊपरी हिस्से में हुए गड्ढे को देखकर ये अंदाजा लगाती है कि ये जिस इंसान की भी खोपड़ी है उसे सर पर काफी जोर से मारा गया था, यानी उसका मर्डर किया गया था। कहीं इसका मर्डर आंट जैनी ने तो नहीं किया? और क्या आंट जैनी एक खूनी थी? इन्हीं सवालों को सोचकर अरोरा उस स्कल को अपने बैग में भर कर ले जाती है ताकि ये स्कल किसी गलत इंसान के हाथों ना लग जाए। अब अरोरा की फ्रेंड सैली को भी जब इस बारे में पता चलता है तो वो अरोरा से कहती है, तुम्हें ये स्कल पुलिस को दे देना चाहिए, तुम पागल हो जो इसे अपने साथ ले आई। अरोरा कहती है, ये स्कल मिस जैनी ने पता नहीं कितने सालों तक अपने साथ छिपाए रखा था। जरूर उनके पास इस इंसान को मारने का कोई रीजन होगा, तभी उन्होंने ऐसा खतरनाक काम किया और यही रीजन मैं पता करके रहूंगी। वैसे भी उन जैसी एक अच्छी लेडी किसी नॉर्मल इंसान को यूं ही क्यों मारेगी? सैली कहती है, वो कोई नॉर्मल लेडी नहीं थी, बल्कि उन्हें उन औरतों से ऑब्सेशन था जो कि परफेक्ट टाइम करके निकल जाती थी और उनका ये ऑब्सेशन इस बुक को पढ़ते हुए इंक्रीज हुआ। ऐसा कहकर सैली जैसे ही उस बुक को फेंकती है वैसे ही उन्हें उसमें एक नोट नजर आता है। अरोरा ये नोट सैली को पढ़ने देती है तो इसमें लिखा था, मैं निर्दोष हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि इस मर्डर को अंजाम देने वाला आसपास का ही कोई आदमी है। तो इस नोट को पढ़कर अरोरा को समझ आ जाता है कि मिस जैनी को इस विक्टिम का स्कल काफी पहले मिल गया था और वह विक्टिम के असली खूनी का पता कर रही थी। लेकिन ऐसे ही सालों बीत गए और उनका दिल कमजोर होता गया, इसलिए वह किसी ऐसे की तलाश में थी जो उनके गुजर जाने के बाद इस स्कल के रहस्य को सुलझा सके। और फाइनली उन्हें रियल मर्डर क्लब के अंदर मेरे बारे में पता लगा। उन्हें एहसास हुआ कि मैं ही इस रहस्य को सुलझा सकती हूँ, इसलिए उन्होंने मरते वक्त अपना घर मुझे जायदाद के रूप में सौंप दिया ताकि मुझे ये स्कल मिले और मैं असल खूनी को ढूंढ लूं। सैली कहती है, ऐसा तुम सिर्फ सोच रही हो, फिलहाल हमारे नेबर में एक किलर सरेआम घूम रहा है, इसलिए हमें ये केस पुलिस को दे देना चाहिए। अरोरा कहती है, नहीं, मिस जैनी की आखिरी इच्छा थी कि इस मिस्ट्री को मैं सुलझाऊं, तो इसे मैं ही सुलझाऊंगी। लेकिन सैली इस पर नहीं मानती और पुलिस को इस बारे में बताने जाने लगती है, पर अरोरा किसी तरह सैली को मनाकर उससे 7 दिन की मोहलत मांगती है। अगर 7 दिन में किलर नहीं पकड़ा गया तो वो ये स्कल खुद पुलिस के हवाले करके आएगी और अगर किलर मिल गया तो सैली की न्यूज टीम इस न्यूज को सबसे पहले कवर कर सकती है। तो इस बहकावे में आकर सैली अरोरा को 7 दिन की मोहलत दे देती है और इसी दिन से अरोरा केस के सस्पेक्ट से मिलना शुरू करती है। सबसे पहली सस्पेक्ट पड़ोस में रहने वाली नेबर मिस राइली थी। राइली इधर अरोरा को अपनी बेटी एमा से भी इंट्रोड्यूस कराती है। दरअसल राइली वही लेडी है जिसे उसका हस्बैंड छोड़कर चला गया था और अब राइली अकेली ही अपनी बेटी का ख्याल रखती है। यहाँ राइली को देरी हो रही थी, इसलिए अरोरा राइली से कोई खास सवाल करने की जगह ये पूछती है कि सामने पड़ोस वाला घर किसका है। तो राइली बताती है कि ये मिस मैकन टर्नर का घर है और दोस्तों मैकन वही आदमी है जो फ्यूनरल में मौजूद था और वो सैली का एडिटर भी है। इसलिए अरोरा सैली को कॉल करके उससे पूछती है कि मैकन कैसा आदमी है और उसका बैकग्राउंड क्या है। सैली बताती है कि मिस्टर मैकन का कुछ महीनों पहले ही अपनी वाइफ से डाइवोर्स हुआ था। अरोरा कहती है, कहीं जिससे मैकन का डिवोर्स हुआ था वो लेडी लिंडा टर्नर तो नहीं? उनका लियान नाम का एक बेटा भी था, लेकिन मैंने लियान को तब से शहर में नहीं देखा। सैली कहती है, दरअसल लियान आखिरी बार इंडिया टूर करने निकला था पर वो वापस नहीं लौटा और इंडिया में
ही कहीं मिसिंग हो गया। मैकन ने लियान का पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लियान का बिल्कुल पता नहीं चल सका। अरोरा कहती है ऐसा भी हो सकता है कि लियान कभी इंडिया पहुंचा ही नहीं और असल में हमें जो स्कल मिला है वो खुद लियान का है, जिसे मेकन ने अपने हाथों से मारकर जमीन में दफनाया था। सैली कहती है भला मेकन जैसा अच्छा एडिटर अपने बेटे को क्यों मारेगा। ऐसा कहकर सैली कॉल काट देती है। दूसरी तरफ अरोरा को अचानक से काफी लाउड म्यूजिक सुनाई देता है। जब अरोरा इस म्यूजिक को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है तो वो सीधा मार्शिया के गार्डन में पहुंचती है। मार्शिया इतना लाउड म्यूजिक अपने अकेलेपन को कम करने के लिए सुनती थी, क्योंकि उसका हस्बैंड टॉरेंस ज्यादातर घर से बाहर रहता था और मार्शिया पूरे वक्त घर में अकेली होती थी। तब यहाँ अरोरा मार्शिया को ज्वाइन करके उसे कंपनी देती है और ये दोनों आंट जैनी के बारे में बात करने लगती हैं। इस बीच मार्शिया बताती है कि आंट जैनी अक्सर वहाँ बैकयार्ड में कई घंटों तक बैठकर सामने पड़े सामानों को देखती रहती थी। ये काफी अजीब था। अब अरोरा जैसे ही मार्शिया के घर से लौटती है वैसे ही उसे अपनी गाड़ी के ऊपर एक पेपर मिलता है जिसमें लिखा था वो स्कल किधर है। इसे देख अरोरा समझ जाती है कि ये किलर का काम है और अब अरोरा सीधा सैली से मिलने जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने किसी को और खासकर मेकन को उस स्कल के बारे में बताया। सैली कहती है बिल्कुल नहीं। अरोरा मन ही मन सोचती है किलर समझ गया है कि मेरे पास विक्टिम का स्कल है, लेकिन किलर को ये बात पता कैसे लगी, यही मिस्ट्री है। अगली सुबह अरोरा अपने कंप्यूटर डाटाबेस में मेकन के बारे में पता कर रही थी कि तभी उतने में ही वहाँ अरोरा की कलीग आ जाती है और अरोरा को यहाँ से निकलना पड़ता है। निकलते वक्त अरोरा ने अपने घर के नेबरहुड मैप का प्रिंट आउट निकलवा लिया था। आगे अरोरा को जाते वक्त पता चलता है कि इंस्पेक्टर आर्थर पास वाले घर में मूव कर रहे हैं अपनी वाइफ लिन के साथ, जो कि प्रेग्नेंट थी। तभी इन्हें देखकर मार्शिया भी आ जाती है। मार्शिया को देखकर खुशी होती है कि उनके पड़ोस में 2 पुलिस ऑफिसर्स शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए इन दोनों के वेलकम के लिए मार्शिया एक बारबेक्यू पार्टी रखने का डिसाइड करती है। फिर थोड़ी देर बाद अरोरा को उसके घर में मिलने सैली आती है। सैली आते ही अरोरा के मेज में काफी मिट्टी नोटिस करती है। अरोरा कहती है शायद ये मिट्टी स्कल को इधर रखने में फैली होगी। ऐसा कहते ही अरोरा के दिमाग में कुछ क्लिक होता है। अरोरा बताती है कि मुझे स्कल इस काउच के नीचे मिला था, देखो इसमें अभी भी स्कल से फैली हुई गीली मिट्टी का दाग है। यानी आंट जैनी ने इस स्कल को कहीं मिट्टी के अंदर से खोद के निकाला था, यानी इससे पहले ये स्कल किसी के पास नहीं था। लेकिन किलर को बगैर खोदे कैसे पता लगा कि स्कल बॉडी से किसी ने चुराया है। ऐसा कहते ही अरोरा को 1950s का ब्लैंच केस याद आता है। उसमें किलर बार बार एक ही बॉडी को अलग अलग जगह गाड़ता रहता था, जिससे वो बॉडी कई सालों तक किसी को नहीं मिली। लेकिन पुलिस ने एक पैतरे से बॉडी को ढूंढ लिया। हमारा किलर शायद बॉडी को सही सलामत देखने बार बार गड्ढा खोदता होगा। ऐसा कहकर अरोरा गूगल मैप से अपने एरिया का नक्शा निकाल कर सैली को बताती है कि इस मैप में दिख रही पहली फोटो 2 महीने पहले ली गई थी और ये दूसरी फोटो जो दिख रही है ये अब की फोटो है। दोनों फोटोज लगभग आज भी एक ही जैसे ही दिखती है, लेकिन अगर तुम गौर करो तो आज वाली फोटो के गार्डन में इस जगह बिल्कुल भी कोई घास नहीं है। वहीं 2 महीने पुरानी वाली फोटो में पूरा एरिया घास से ढका हुआ था, यानी किलर ने जरूर इधर ही डेड बॉडी गाड़ी थी। ऐसा कहकर अरोरा घर के बाहर निकलकर बॉर्डर की तरफ दिखाकर कहती है यही वो जगह है जो मैंने तुम्हें गूगल मैप में दिखाई थी। तो इसे सुन सैली कहती है तुम्हें अब आगे की चीजें पुलिस पर छोड़ देनी चाहिए, वह यहाँ खुदाई करके बॉडी निकाल लेंगे। लेकिन अरोरा का मानना था कि अगर खोदने पर कोई बॉडी नहीं निकली तो वह दोनों बुरे फंसेंगे, इसलिए ये दोनों रात में ही उस जगह की खुदाई शुरू कर देती हैं। तभी इन्हें वहाँ किसी के कदमों की आवाज आती है। जब ये दोनों छिपकर देखती हैं तो इन्हें सामने से मेकन आता हुआ दिखता है और पता लगता है कि मेकन का राइली के साथ सीक्रेट अफेयर था। लेकिन अरोरा इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और थोड़ा सा खोदने पर आखिरकार अरोरा को उस स्कल की बाकी बॉडी मिल जाती है। अगली सुबह पुलिस आकर वहां से उस बॉडी को बरामद कर लेती है। लेकिन बॉडी को देखकर अरोरा का ये सवाल था कि आखिर ये बॉडी उन्हें एकदम से नंगी हालत में कैसे मिली। यानी स्केलेटन पर ना कोई वेडिंग रिंग और ना ही किसी तरह का कपड़ा था जो कि इतनी जल्दी डिकम्पोज हो जाए। तब आर्थर बीच में ही अरोरा की बात काट कर उसे इस केस के और डीप में जाने से मना करता है और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन अरोरा इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। अगले ही दिन अरोरा को उसकी लाइब्रेरी में लिंडा टर्नर मिलती है। अरोरा लिंडा को याद दिलाती है कि आप और आपका बेटा लियान बहुत पहले इस लाइब्रेरी में आकर बुक्स ले जाती थी। आखिर लियान कहाँ है, वो क्या कर रहा है? लिंडा बताती है लियान काफी समय पहले इंडिया टूर करने गया था और फाइनली वो 1 महीने पहले वापस लौट आया है। अरोरा कहती है क्या क्या वो वापस लौट आया? मतलब?
लिंडा कहती है हाँ, तो इसे सुन अरोरा को समझ आता है कि लियान अभी भी जिंदा है। आगे अरोरा सैली से कहती है कि शायद मेकन का इस केस से कोई लेना देना नहीं है और अब बस एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, वो लाश जो हमें गार्डन से मिली थी वो राइली के गुमशुदा हस्बैंड बैरेट की लाश है। सैली कहती है तुम ज्यादा इस केस में जेम्स बॉन्ड बनने की कोशिश मत करो और अब तुम्हारे पास बस कुछ ही दिन बचे हैं, उसके बाद तुम्हें वो स्कल भी पुलिस को देना होगा, फिर पुलिस अपने आप केस सॉल्व कर लेगी। तो इसे सुन अरोरा वहाँ से चली जाती है और सीधा मिस राइली के शॉप में पहुँचती है। यहाँ अरोरा ड्रेस खरीदने के बहाने राइली से उसके हस्बैंड ब्रैड के बारे में पूछने लगती है। तब राइली बताती है कि ब्रैड असल में धोखेबाज किस्म का आदमी था, वो मुझसे छिपते हुए किसी अनजान लेडी के साथ अफेयर कर रहा था और शायद मुझसे कट ऑफ करके वो सीधा उसके साथ भाग गया। अरोरा कहती है ब्रैड के धोखा देने के बाद भी आपने आज तक उसकी वेडिंग रिंग पहनी हुई है। राइली कहती है अब ये मेरी आदत बन चुकी है, जैसे ब्रैड की आदत थी वो अपनी बॉडी में कोई ज्वेलरी या फिर रिंग पहनना पसंद नहीं करता था, उसे ये सब शौक वाहियात लगते थे। तो यहाँ अरोरा को पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि गार्डन में मिली बॉडी राइली के हस्बैंड ब्रैड की ही थी, लेकिन अरोरा इसका जिक्र राइली से नहीं करती और सीधा सैली के पास जाकर उसे असली किलर का नाम बताती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि उसका पड़ोसी टॉरेंस था। अरोरा कहती है टॉरेंस के पास मर्डर करने का एक परफेक्ट मोटिव था। असल में ब्रैड एक काफी रंगीन मिजाज का आदमी हुआ करता था, हो सकता है कि जिस अनजान लेडी के साथ ब्रैड लास्ट टाइम अफेयर कर रहा था वो टॉरेंस की वाइफ मार्शिया थी और इसी वजह से टॉरेंस ने ब्रैड को मार डाला। अब क्योंकि ब्रैड 2 साल पहले गायब हुआ था, इसलिए मुझे पता लगाना होगा कि टॉरेंस 2 साल पहले कहाँ था। अगर टॉरेंस की उस वक्त की कोई अलिबी नहीं निकली तो इसका मतलब किलर वही निकलेगा। ऐसा कहकर ये दोनों ऑफिसर लिन के पास जाती हैं और उसे बताती हैं कि टॉरेंस इस केस का मेन सस्पेक्ट है। तो लिन कहती है ठीक है, मैं टॉरेंस की 2 साल पुरानी वाली अलिबी चेक करूंगी। ऐसा कहकर लिन इन्हें वहाँ से वापस भेज देती है। डिपार्टमेंट से निकलते वक्त सैली कहती है तुमने लिन को उस स्कल के बारे में क्यों नहीं बताया। अरोरा कहती है अगर उन्हें पता चल गया कि विक्टिम का स्कल मेरे पास है तो ये लोग तुम्हें और मुझे एविडेंस से छेड़छाड़ करने के जुर्म में अरेस्ट कर लेंगे, इसलिए अब हमें ऐसे ही इस केस को हैंडल करना होगा। अगले ही दिन अरोरा लिन से रास्ते में मिलती हैं, तो लिन अरोरा को बताती है कि तुम्हारा एक शक सही साबित हुआ कि वो लाश जो तुम्हें गार्डन से मिली थी वो ब्रैड की ही थी, पर अभी भी बॉडी का डीएनए एनालिसिस करना बाकी है, इसलिए उसके बगैर हम ये न्यूज ब्रैड की वाइफ को नहीं दे सकते। लेकिन इसी के साथ दूसरा शक बिल्कुल गलत निकला। दरअसल ब्रैड के मिसिंग वाले दिन टॉरेंस एरिजोना में एक मीटिंग करने गया था, वहाँ उसके क्लाइंट के साथ उसकी फोटोज भी थी। तो इसे सुन अरोरा का शक एक बार फिर गलत साबित होता है और फिर अरोरा निराश होकर अपने घर वापस लौटती है। तो तभी उसे कोई आदमी भागते हुए दिखता है। अरोरा जल्दी से उस आदमी को कारपेट से धक्का देकर गिरा देती है और ये आदमी अरोरा के रीडिंग क्लब का प्रेसिडेंट जॉन निकलता है। जॉन कहता है मैं इस घर में जबरदस्ती नहीं घुसा बल्कि चाबी से आया हूँ। ये चाबी मुझे आंट जैनी ने मरने से पहले दी थी। एक्चुअली सिर्फ कुछ ही लोग थे जो जैनी के गंभीर बीमारी के बारे में जानते थे, उनमें से मैं भी एक था और इसलिए मैं जैनी की देखभाल करने उन्हें मेडिसिन देने आया करता था। खैर मैं आज जैनी के घर एक डायग्राम लेने आया था जो मैं उनसे फेस टू फेस मांगने से डरता था। ऐसा कहकर जॉन अरोरा से उस कल के बारे में बात करने लगता है। अरोरा कहती है आपको उस कल के बारे में किसने बताया, और तभी अरोरा के जहन में आता है कि ये काम जरूर सैली ने किया होगा। तो आगे सैली इस बात को एक्सेप्ट करती है कि हाँ उसी ने इस कल के बारे में जॉन को बताया था क्योंकि वो अरोरा के लिए घबराई हुई थी और अंकल जॉन ने मुझसे कहा था कि वो तुमसे किसी तरह इस कल को हथिया कर पुलिस को दे देंगे। तो इसे सुन जॉन बताता है हाँ और मैंने ऐसी कोशिश भी की थी, दरअसल वो स्कल को वापस लौटाने वाला धमकी भरा लेटर मैंने ही लिखा था। इसे सुन अरोरा गुस्से में कहती है आपके उस एक लेटर की वजह से मैं पता है कितनी घबराई हुई थी, मुझे लगा कि ये किलर का काम है। तो इसके लिए जॉन अरोरा से बहुत माफी मांगता है और अब क्योंकि जॉन को भी स्कल के बारे में पता था इसलिए ये तीनों टीम बनाकर किलर को ढूंढने का प्लान करती हैं। अगले दिन सैली के आते ही अरोरा उसे बताती है कि अब मेरा पूरा शक तुम्हारे एडिटर मेकन पर है क्योंकि किलर जब मेरे सामने से भागा था तो वो राइट डायरेक्शन की तरफ दौड़ा था। राइट की तरफ सिर्फ 2 लोगों के घर हैं, एक टॉरेंस और दूसरा मेकन का। अब क्योंकि टॉरेंस तो हमारा किलर नहीं हो सकता तो सारा शक डायरेक्टली मेकन पर जाता
है। साथ ही मैंने मेकन के कुछ पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले तो उससे मुझे पता लगा कि विक्टिम ब्रैड ने मेकन की कंपनी के खिलाफ एक लॉ सूट फाइल की थी, जिसमें ये जिक्र था कि मेकन अपने कस्टमर्स को लूट रहा है। लेकिन ये लॉ सूट कभी कोर्ट तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि उस वक्त तक ब्रैड गायब हो चुका था या फिर शायद उसे मेकन ने मार दिया था। ऐसा कहते ही अरोरा खिड़की से देखती है कि उसकी मॉम ने वही बैग लटका रखा था जिसमें ब्रैड का स्कल रखा हुआ था। इसे देख अरोरा जल्दी से अपनी मॉम आइडा को खींचकर घर के अंदर लाती है और इधर आइडा को भी पता चल जाता है कि बैग के अंदर विक्टिम ब्रैड का स्कल है। इसे देख आइडा काफी घबराते हुए अरोरा को ये स्कल पुलिस के हवाले करने कहती है। लेकिन तभी अरोरा के दिमाग में एक आइडिया आता है जिससे वो स्कल के सहारे मेकन को पकड़ेगी। अरोरा कहती है आज शाम मेकन जब बारबेक्यू पार्टी में आएगा उसी वक्त हम मेकन से कहेंगे कि मिली हुई लाश ब्रैड की थी। इसे सुन मेकन के एक्सप्रेशन अचानक से चेंज होंगे और यही मेकन रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। तो आगे लिन और आर्थर के नए घर लेने की बारबेक्यू पार्टी में सभी नेबर्स एक साथ जमा होती हैं और यहाँ अरोरा और जॉन मेकन के पास जाकर उससे डेड बॉडी के बारे में बात करने लगते हैं और बताती हैं कि पुलिस के अकॉर्डिंग शायद से वो बॉडी हाल ही में गायब हुए आदमी ब्रैड की है। तो इसे सुन मेकन बिल्कुल नॉर्मली रिएक्ट करता है और अरोरा समझ जाती है कि मेकन असली किलर नहीं है। फिर अरोरा ये सारी बात सैली और अपनी मॉम को बताती है, लेकिन इनके बीच की कन्वर्सेशन मिस राइली भी सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि गार्डन से मिली बॉडी उसी के खुद के हस्बैंड की है। इसे सुन राइली आर्थर और लिन पर भड़क पड़ती है क्योंकि उन्होंने उसे लाश के बारे में कुछ नहीं बताया और अब उसे पड़ोसियों से पता लग रहा है कि लाश उसी के मिसिंग हस्बैंड की थी। ऐसा कहकर राइली और मेकन वहाँ से चले जाती हैं और ये पार्टी पूरी तरह स्पॉइल हो जाती है। इसके बाद अरोरा, सैली, जॉन और आइडा ये डिसाइड करते हैं कि वह इस केस की तहकीकात यहीं रोक देंगे क्योंकि इतनी कोशिशों के बाद भी मेन किलर इनके पकड़ में नहीं आया। तो इसके बाद ये लोग उस स्कल को उसी जगह गाड़ देते हैं जहां इन्हें ब्रैड की लाश मिली थी। जिसके बाद अरोरा अपने घर वापस जाकर अपनी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड को हटाने लगती है। तभी अरोरा की नजर उस बुक पर पड़ती है जो आंट जैनी ने उसे दिया था। इसे देखते हुए अरोरा को आंट जैनी की एक बात याद आती है जब उन्होंने कहा था कि पुराने जमाने में औरतों पर कोई मर्डर वाली वारदातों पर शक नहीं करता था, जिस कारण उस समय के आधे से ज्यादा केसेस कभी सॉल्व नहीं हो पाए। इसे याद करते ही अरोरा के दिमाग में उसकी पड़ोसन मार्शिया का चेहरा दिखता है और अब अरोरा सैली को कॉल करके कहती है मुझे फाइनली पता चल गया कि ब्रैड की हत्या 2 साल पहले किसने की थी। बस इतना कहते ही टॉरेंस अरोरा को पीछे से झपट लेता है पर अरोरा किसी तरह उसके चंगुल से बच निकलती है। लेकिन यहाँ अरोरा का इंतजार टॉरेंस की मर्डर पार्टनर मार्शिया कर रही थी। अरोरा मार्शिया से पूछती है आपने ब्रैड को क्यों मारा। मार्शिया बताती है मैं उसे बिल्कुल मारना नहीं चाहती थी, लेकिन वो मुझसे बगैर सहमति के जबरदस्ती करने लगा और इसलिए सेल्फ डिफेंस के चक्कर में मैंने इसी बैट से उसका सर तोड़ दिया। टॉरेंस कहता है जैसे ही ब्रैड मरा उसी वक्त मैं कमरे के बाहर आ पहुंचा और मैंने अपनी वाइफ को बचाने के लिए ब्रैड की लाश को गार्डन के बाहर ही गाड़ दिया और साथ ही उसके कपड़े भी जला दिए ताकि पुलिस को हमारे खिलाफ कोई सबूत ना मिले। मार्शिया कहती है लेकिन गार्डन में लाश गाड़ने की वजह से मुझे हर रात ब्रैड के भूत के डरावने सपने आती थी, इसलिए हम दोनों ने उस लाश को दूसरी जगह शिफ्ट करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही हमने गड्ढे को फिर से खोदा वैसे ही बूम उस जगह से लाश का सर ही गायब था। टॉरेंस कहता है इसके बाद मैंने लाश का सर ढूंढने के लिए आसपास नेबर के सारे घर छान मारे, इवन इस घर को भी चेक किया बट यहाँ मुझे लाश नहीं मिली। अरोरा मार्शिया से कहती है आपने अगर ब्रैड को सच में सेल्फ डिफेंस के लिए मारा था तो आप पुलिस को ये बताकर अपनी सजा कम करवा सकती थी। मार्शिया कहती है अब इसके लिए बहुत देरी हो चुकी है और वैसे भी मेरे हस्बैंड को लाश छिपाने के लिए और लोगों के घर जबरदस्ती चेकिंग करने के लिए लंबी जेल होगी, इसलिए हमारे लिए अभी सबसे अच्छा रास्ता यही है कि हम तुम्हें ही रास्ते से हटा दे। तो इसे सुन अरोरा घबरा जाती है, लेकिन तभी वहाँ ऑफिसर लिन आकर उन्हें गन पॉइंट में ले लेती है। अरोरा लिन से पूछती है आप इधर कैसे आई। लिन बताती है तुम्हारी फ्रेंड सैली ने मुझे कॉल किया था कि तुम्हारी जान खतरे में है। तो यहाँ इस तरह से ये दोनों किलर पार्टनर एक साथ पकड़े जाते हैं और उसी दिन लिन की भी डिलीवरी हो जाती है। वहीं अरोरा को सारे क्लब मेंबर्स अप्रिशिएट करती हैं क्योंकि उसने एक उलझन से भरा क्राइम रियल लाइफ में सुलझाया था, लेकिन यह अरोरा के सिर्फ क्राइम सॉल्व करने की पहली शुरुआत थी। ऐसा दिखाते ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ।